हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ एडू बूट कैम्प। तो एडू बूट कैम्प पर आपका स्वागत है। और जो नए व्यूअर्स हैं उन्हें मैं बता दूं कि हम लोग नीट यूजी के लिए जो भी सिलेबस है रिक्वायर्ड उसे हम एक एक करके कंप्लीट करने की कोशिश में हैं यहाँ। और हम ऑलरेडी ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक चैप्टर है बहुत ही प्यारा सा, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो उसको हम ऑलरेडी काफ़ी कवर कर चुके हैं। तो 1 से 2 सेशन और लगेंगे और इस चैप्टर से हम बाहर आ जाएंगे। तो इसके अंदर हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स की एनाटमी, जैसे ये देखिए लैरिंग्स के बारे में हमने काफ़ी कुछ कवर किया। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें हमने कवर की हैं। ये हमारा रेस्पिरेटरी ट्री है कि एयर कहाँ से पास होती है। ठीक है, फिर हमने ये लंग्स है ना और ट्रैकिया वाला पूरा पार्ट कवर किया। नेजल पैसेज, अपर नेजल पैसेज को हमने पूरी तरह कवर किया। सो वी कवर्ड ऑल दीज पार्ट थ्रू। अभी तक हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली हैं और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी वीडियोस जो हैं कम्प्लीटली देखेंगे और अगर आप इसे स्टार्टिंग से एंड तक सभी फॉलो करेंगे तो आई थिंक ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ठीक है, और आई रियली होप कि आप ये सीरीज़ पसंद कर रहे हैं। आप अपने दोस्तों के साथ, अपने जो फ्रेंड्स हैं और जो आपके जूनियर्स हैं जो अभी नए नए आए हैं 11th में, अगर आप ड्रॉप ईयर में हैं ऑलरेडी या 12th में हैं, तो अपने 11th वाले जो साथी हैं उनके साथ शेयर करेंगे ताकि वो बहुत अर्ली ही, बहुत समय रहते ही चीज़ें सीख जाएं। क्योंकि लास्ट में आते आते क्या होता है कि हमारे पास समय की दिक्कत रहती है ना। तो वी फॉल शॉर्ट ऑफ टाइम एंड देन उसके बाद फिर वो तैयारी उस हिसाब से हो नहीं पाती जैसे हम सोचते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा समय हमें इन सब चीज़ों पे, इन सब बातों पे कभी और हम बात कर लेंगे, तो यहाँ पर अभी बहुत समय हमें ख़राब नहीं करना है। और हम अपना अगला पार्ट कवर करने वाले हैं, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी तक हमने सर ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया था, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में हमने ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पढ़ा, फीटस और एडल्ट हीमोग्लोबिन को कंपेयर किया, साथ में हमने साथ में हमने मायोग्लोबिन का भी जो डिसोसिएशन कर्व है वो भी देख लिया। तो हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली थी लास्ट सेशन में। अब हम फिलहाल बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑब्वियस सी बात है टिश्यूज़ के अंदर बन रहा है बच्चों। और टिश्यूज़ के अंदर जब ये बनता है तो टिश्यूज़ से लंग्स की तरफ जो इसका ट्रांसपोर्ट होता है वो 3 अलग अलग तरीक़ों से होता है। देयर आर 3 डिफरेंट वेज बाय विच दिस कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू टिश्यूज़। तो 3 तरीके क्या हैं सर? तो सबसे पहला, करीब करीब 7% के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड जाता है बेटा डिजॉल्व्ड स्टेट में। कैसे जाता है? डिजॉल्व्ड स्टेट में जाता है, घुल के चला जाता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा सोल्यूबल है, तो ये प्लाज्मा के अंदर आसानी से घुल के और 7% के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। करीब करीब 22 से 25%, 23 से इनफैक्ट 22 से 25% के आसपास जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये जाता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। अब ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, सर ये बड़ा सा वर्ड क्या लिखा आपने? तो बेटा ये वो चीज़ है जो कार्बन डाइऑक्साइड के हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने पर बनती है। तो दिस विल गिव यू कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाएगा जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा। क्लियर हो गया या नहीं? तीसरा जो हमें पढ़ना होता है वो है करीब करीब 70%, जो कि सबसे ज़्यादा पार्ट है, वो जाता है बेटा इन फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स। किसकी फॉर्म में जाता है बच्चे? ये जाता है बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में। बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं? बाइकार्बोनेट्स आर बेसिकली कंपाउंड्स जिनके अंदर ये HCO3 माइनस वाला ग्रुप तुम्हें दिखता है। ठीक है, तो ये बाइकार्बोनेट वाला कंपाउंड इस तरीके से आपको नज़र आएगा। आ गई बात समझ? तो अब ऑब्वियस सी बात है कि इनके अंदर तीनों में सबसे जो मेन फॉर्म है वो बाइकार्बोनेट है। तो हमारा जो मेन डिस्कशन भी रहेगा
वो बाइकार्बोनेट के आसपास ही हम लोग बातचीत ज़्यादा कर रहे होंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास टिश्यू है, ये हमारा कोई टिश्यू है और इस टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूसली बनता जा रहा है बेटा। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड में से करीब करीब 7% तो डिजॉल्व्ड स्टेट में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? डिजॉल्व्ड स्टेट में। बाकी का जो 23% है और जो बाकी का रिमेनिंग करीब करीब 70% है, ये कहाँ जाएगा बेटा? ये एंटर करेगा, दिस विल एंटर इनटू आरबीसी। किसमें एंटर करेगा बेटा? दिस विल एंटर इनटू आरबीसी। तो सर वो 7% किधर जा रहा है? वो आरबीसी में नहीं जा रहा है क्या? नहीं बेटा, वो आरबीसी में नहीं जा रहा है, वो जा रहा है प्लाज्मा के अंदर। इट इज मूविंग थ्रू प्लाज्मा। तो ये बात थोड़ी समझने वाली है, तो हमें इतना मुश्किल भी नहीं है समझना। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, आरबीसी जैसा कुछ ऐसा बना लेता हूँ। मान लेते हैं कि ये हमारा आरबीसी वाला पार्ट है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये आरबीसी वाला पार्ट है। तो आरबीसी थोड़ा अच्छा सा बना लेते हैं। तो सपोज दिस इज द आरबीसी। ओके, तो ये एक रेड ब्लड सेल है, दिस इज आरबीसी। और मैंने बताया कि ये जो 70 + 23% है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का, दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स इनटू आरबीसी। और सबसे पहली चीज़ जो यहाँ होती है वो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है, और ये रिवर्सिबल टाइप की बाइंडिंग है। और ये क्या बनाता है बेटा? इट विल फॉर्म कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, यानी कि HbCO2 टाइप का कुछ बनाता है। ठीक है, और रिमेनिंग जो 70% है CO2 का, वो अंदर आता है जब हमारे पास यहाँ आरबीसी के अंदर। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है वाटर के साथ। किसके साथ कंबाइन हो रहा है बच्चे? वाटर के साथ कंबाइन हो रहा है। अब देखो, वाटर के साथ नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करना इज नॉट वेरी इजी, बहुत स्लो प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही शानदार एंजाइम है हमारे पास जो ये काम करता है, और वो है सीए। सीए बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है ये। यहाँ पर जो सीए है, दिस इज बेसिकली कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट एंजाइम्स, जो कि बहुत ही जल्दी जल्दी रिएक्शन करवाता है। और इसके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के कॉम्बिनेशन से कार्बोनिक एसिड बनाता है, ये H2CO3। ये जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज कार्बोनिक एसिड, इसको हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं। पर सर बात तो जो है वो बाइकार्बोनेट्स बनाने की हुई थी, आप तो कार्बोनिक एसिड बना के बैठ गए। हाँ, थोड़ा वेट करो, शायद कार्बोनिक एसिड भी बन जाए और कार्बोनेट्स भी बन जाए, बाइकार्बोनेट्स। तो देखते हैं बाइकार्बोनेट्स का क्या है केस। अब देखो, ये जैसा भी है तो एसिड ही ना बेटा। तो एसिड है और सेल के अंदर, आरबीसी के अंदर थोड़ा बहुत तो वाटर होगा ही, और वाटर की प्रेजेंस में आते ही जो एसिड है वो H+ आयन फर्निश करता है। तो ये H+ आयन रिलीज करेगा और HCO3- इस तरीके से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब यही वो HCO3- है बच्चों, जिसको ये बाहर वापस भेज रहा है प्लाज्मा में। इसे बाहर भेज दिया प्लाज्मा में, HCO3-। अब क्योंकि ये एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है, तो इसके बदले में प्लाज्मा से किसे अंदर बुला लिया गया है बेटा? क्लोराइड को। तो ये जो एक रिएक्शन हुई है ना बेटा, जिसमें तुम देख पा रहे हो कि बाइकार्बोनेट बाहर गया। क्यों गया? ताकि वो आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सके। बना आरबीसी के अंदर है, पर अब वो प्लाज्मा के थ्रू ही आगे जाएगा। तो ये जब हमने प्रोसेस किया तो नेगेटिवली चार्ज एक चीज बाहर आई, तो उसके एक्सचेंज में एक नेगेटिवली चार्ज चीज अंदर जानी चाहिए, और वो गया कौन है? क्लोराइड। इसी चीज को बेटा हम नाम देते हैं क्लोराइड शिफ्ट। इसी चीज को हम नाम देते हैं क्लोराइड शिफ्ट, या फिर इसको हम कभी कभी ऐसे हैमबर्गर रिएक्शन भी कहते हैं। दिस इज क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर रिएक्शन। तो आई रियली होप कि ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, तो क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर रिएक्शन। अब ये जो HCO3- बाहर आया है बेटा, ये किसके साथ कंबाइन होगा? बाहर जो हमारे पास प्लाज्मा के अंदर सोडियम प्रेजेंट होता है या पोटेशियम प्रेजेंट होता है, इसके साथ ये कंबाइन हो जाएगा और ये क्या बना देगा? NaHCO3, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। और यही वो सोडियम बाइकार्बोनेट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि 70% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, दिस विल बी ट्रांसपोर्टेड टू एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली किधर पहुंचेगा बच्चों? ये अल्टीमेटली पहुंचेगा लंग्स के पास।
ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। 7% के आसपास तो डिजॉल्व स्टेट में चला गया, ये भी प्लाज्मा लेकर किसके पास आ रहा है बेटा, अल्टीमेटली लंग्स के पास। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन भी आरबीसी के थ्रू पहुंच कहाँ रहा है बेटा, लंग्स के पास। तो कुल मिलाकर आप देखोगे तो लंग्स के पास कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचने की पूरी पूरी व्यवस्था बना दी गई है, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से निकले वो अल्टीमेटली कहाँ पहुंच जाए, वो अल्टीमेटली पहुंच जाए लंग्स के पास। तो सर ठीक है ना, लंग्स के पास तो लेकिन बाइकार्बोनेट पहुंचा है, लंग्स के पास तो बेटा ये बाइकार्बोनेट पहुंचा ना, लंग्स के पास तो ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन पहुंचा, लंग्स के पास तो डिसॉल्व स्टेट में पहुंचा CO2। लेकिन लंग्स पे पहुंचते ही अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। हमें ये भी समझना है कि अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है ना। तो हम इसके बारे में भी समझते हैं। तो अचानक से कार्बन डाइऑक्साइड क्यों रिलीज हो रहा है, इस चीज को एक्सप्लेन करता है एक दूसरा फिनोमेना विच इज कॉल्ड हल्डेन्स इफेक्ट। हल्डेन्स इफेक्ट हमें ये बताता है बेसिकली कि जो हमारे पास लंग्स हैं, एट लंग्स PCO2 बहुत ही कम होता है बेटा। अब देखो टिश्यूज के आसपास पहुंच के ये जो भी चीजें हो रही थी कि ये डिसॉल्व हो गया प्लाज्मा में, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बन गया, ये बाइकार्बोनेट बन गया, ये सब कुछ हो रहा था टिश्यू के आसपास क्योंकि वहां पर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा था। लेकिन अब यहाँ आप लंग्स पे देखोगे तो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम है और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है। तो ये जो दोनों कंडीशन है ना, ये दो चीजों को फेवर करती है। पहला तो पार्शियल प्रेशर का कम होना कार्बन डाइऑक्साइड का, ये फेवर करता है रिलीज, दिस विल फेवर रिलीज ऑफ CO2। और PO2 का ज्यादा होना, पार्शियल प्रेशर का ज्यादा होना, ये फेवर करता है एक दूसरी चीज को, इट विल फेवर द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन। तो लंग्स पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड कम है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड वाली जितनी भी रिएक्शंस थी, देखना ध्यान से मेरे ये इस एरो को देखना, एनोटेशन जो मैं कर रहा हूँ। तो जो हुआ था, जैसे यहाँ पर NaHCO3 जुड़ा था तो Na और HCO3 अलग हो जाएगा, HCO3 अंदर आ जाएगा, क्लोराइड वापस बाहर आ जाएगा, HCO3 वापस से कार्बोनिक एसिड, वापस से H2O CO2 CO2 बाहर रिलीज हो गया। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन जो तुम्हें दिख रहा है, ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन भी हीमोग्लोबिन को अलग कर देगा, CO2 वापस बाहर, ये जो डिसॉल्व हुआ था ये CO2 वापस बाहर। तो सब कुछ रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। इक्विलिब्रियम का प्रिंसिपल है बेटा, ये इक्विलिब्रियम का प्रिंसिपल है ये। आ रही है बात समझ में? तो यहां पर ऐसा ही हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कमी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड अब यहां पर रिलीज हो रहा है और ऑक्सीजन की बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ जो बाइंडिंग है वो फेवर हो रहा है। तो दिस इज JBS हल्डेन इफेक्ट, हल्डेन्स इफेक्ट कहते हैं हम। तो बेसिकली हल्डेन्स इफेक्ट है क्या, हल्डेन्स इफेक्ट ये है कि ऐसा लंग्स पे क्या हो गया कि लंग्स पे पहुंचते ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ही जल्दी से रिलीज हो गया। तो दिस इज हल्डेन्स इफेक्ट। आई रियली होप कि ये बात आपको क्लियर हो रही होगी, क्योंकि बहुत छोटी सी सिंपल सी चीज है और हम आज सिंपल पार्ट, ये छोटा सा पार्ट ही बेसिकली कवर करने वाले हैं। फिर हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट बात होती है बेटा, ये सब तो हो गया कि चलो ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में गया, लंग्स पे पहुंच के क्या हो गया, लेकिन करीब करीब जैसे 100 ml हमारे पास अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, 100 ml अगर हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो करीब करीब ट्रांसपोर्ट कर पाता है 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब याद करो, ट्रांसपोर्ट या ऐसे लिख लो कि डिलीवर कर पाता है, कुछ भी जो आपको सही लगे समझ में आए, ठीक है। लंग्स तक पहुंचाता है 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड का। आ रही बात समझ में? और वहीं हमने याद करो देखा था कि करीब करीब 5 ml ऑक्सीजन का डिलीवर करता है टिश्यू अगर ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो। यहाँ पर ब्लड कैसा था बेटा, यहाँ पे ब्लड था ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और अभी हम फिलहाल किस ब्लड की बात कर रहे हैं, वी आर डीलिंग विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हम बात कर रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। आ रही है बात समझ में? तो ये एक छोटा सा पार्ट था बेटा, आज यही छोटा सा पार्ट बस अभी हम फिलहाल कवर करने वाले हैं। इसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ लिया है, सिंपल है, ईजी है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर क्लोराइड शिफ्ट जैसी कोई चीज़ हुई है, और आपको ये भी ध्यान रखना होगा
कि हल्डेन्स इफेक्ट जब बोलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होगा तो इसका मतलब होता है कि ये सारी की सारी चीजें रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगी, तो वो क्लोराइड जो अंदर गया था वो वापस बाहर भी आएगा, तो उसे हम नाम देते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। उसे हम नाम देते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। तो ये छोटी छोटी बातें हैं बेटा, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम इतना ही ये छोटा सा पार्ट ही कवर करने वाले हैं। बाकी रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग और डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे उसे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारी कोशिश रहेगी कि छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू आपको बहुत ही क्रूशियल कंसेप्ट्स आप तक पहुंचाए जाएं, बहुत सिंपल कंसेप्ट्स आप तक और सिंप्लीफाइड मैनर में पहुंचाया जाए। और जैसे जैसे आप हमारा सपोर्ट करेंगे, इस चैनल को सपोर्ट करेंगे, हम आपकी पूरी तैयारी के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो ओवरऑल पर्सनल मेंटरशिप हो, वट एवर यू विल रिक्वायर फॉर योर प्रिपरेशन, हम उसे यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। काइंडली डू सब्सक्राइब, ओके, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसे और टेक केयर, हैव अ गुड टाइम, ओके, थैंक यू।